देन आई स्टार्ट दिस टॉपिक फैमिली प्लानिंग। तो क्या है फैमिली प्लानिंग? परिवार कल्याण और परिवार नियोजन, फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग। तो एलिजिबल कपल योग्य जोड़े वे हैं जो एक साथ पति पत्नी के रिश्ते में बंधे होते हैं और बच्चे पैदा करने के लिए योग्य होते हैं, अर्थात 15 से 45 वर्ष तक की उम्र के कपल। ठीक है, तो 15 से 45 वर्ष की जो उम्र के कपल होते हैं जिनकी शादी हुई हो और साथ में हो, जिनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, तो वो आते हैं एलिजिबल कपल में। एलिजिबल कपल मतलब जो अपनी फैमिली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु जिन लोगों की शादी हुई हो, साथ में पति पत्नी हो, तो उनको हम मानते हैं एलिजिबल कपल। 2 बच्चों के मध्य पर्याप्त समयांतराल रखने के लिए पति एवं पत्नी द्वारा अपनाने योग्य कई साधन हैं जिनके उपयोग काल में गर्भ नहीं ठहरता है, उन्हें बंद कर देने पर गर्भधारण हो जाता है। ऐसी विधियों को स्थायी विधियाँ कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि 2 बच्चों के बीच में टाइम रखने के लिए, एक पीरियड रखने के लिए, एक ड्यूरेशन रखने के लिए फैमिली प्लानिंग की जाती है और उसको रोकने के लिए, उस ड्यूरेशन को मेंटेन करने के लिए गर्भधारण रोकने के लिए या गर्भधारण को बंद करने के लिए या प्रेगनेंसी कंसीव ना करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होती हैं अस्थायी विधियाँ और एक होती हैं स्थायी विधियाँ। अस्थायी मतलब टेम्परेरी टाइप की विधि और स्थायी विधि जो कि हमारी होती है परमानेंट विधि। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं अभी टेम्परेरी वालों की। टेम्परेरी विधियाँ क्या हैं? अवरोध विधियाँ यानी कि बैरियर मेथड, अंतः गर्भाशय गर्भनिरोधन या इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, तो या तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस से या बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में जैसे कि आते हैं कॉन्डम्स वगैरह, कोई डायफ्राम, कोई जेली, कोई फॉर्म है या टैबलेट है। तो इन जिस चीज़ों को रोक कर, और मेल में यूज़ करने के लिए होता है कॉन्डम। ठीक है, तो जो बैरियर मेथड मतलब जिन चीज़ों को हम यूज़ करके एक बैरियर बना दें, या तो स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइज होने से रोकने के लिए एक बैरियर बना दें, दोनों के रास्ते में एक बैरियर बना दें, उनको बोलते हैं हम बैरियर मेथड। ठीक है, पुरुषों के लिए होता है निरोध यानी कॉन्डम, ये योनि में वीर्य को जाने से रोकते हैं। ठीक है, और स्त्रियों के लिए ऐसे ही जैसे कॉन्डम होता है, स्त्रियों में होता है डायफ्राम। क्रीम होती हैं, जो क्रीम ऐसी आती है कि वो अंदर की तरफ या तो स्पर्म को जाने से रोकती हैं या स्पर्म की एबिलिटी को कम कर देती हैं कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। जेली आती है, कई तरह की फॉर्म टैबलेट्स आती हैं कि उन्हें इंसर्ट किया जाता है, तो ये आती है फीमेल्स के लिए, डायफ्राम, क्रीम, जेली एंड फॉर्म। तो ये दोनों ही मेथड आते हैं बैरियर मेथड में, मतलब बीच में एक बैरियर जैसा बना देंगे कि जिससे कि वीर्य योनि में जाने से रुक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है ये आप जो देख रहे हो ना, ये होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जैसे कि कॉपर्टी वगैरह। ठीक है, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये है इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि ऐसे इंसर्ट किया जाता है। गर्भ निरोध क्या है कि गर्भ निरोध, प्राकृतिक गर्भ निरोध। अगला जो पहला हमने जो पढ़ा वो बैरियर था, इंट्रायूट्राइन डिवाइस ये है। जैसे कॉपर्टी वगैरह आते हैं ना, इसको इस तरह से इंसर्ट कर दिया जाता है अंदर की तरफ यहाँ, और ये कॉपर्टी है। ये आते हैं आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो यूट्रस के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर की साइड, यूट्राइन मतलब यूट्रस में, डिवाइस मतलब कोई भी इस तरह का औजार कह दो, तो इसको योनि के अंदर इंसर्ट किया जाए तो जो प्रेग्नेंट जो महिला है वो गर्भवती होने से रुक जाती है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं प्राकृतिक गर्भ निरोध। बैरियर के अलावा दूसरे जो आते हैं टेम्परेरी में, वो आते हैं प्राकृतिक गर्भ निरोध। इसमें एक होता है रिदम मेथड। रिदम मेथड हम जो करते हैं वो कैलेंडर विधि से होता है, एक तरह से कि हमें देखना है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 14वें दिन पे, ठीक है, 14वें दिन में क्या होता है कि हमारा ओवुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ओवुलेशन स्टार्ट होगा उसी टाइम पे कंसीव करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उससे पहले मदर कंसीव नहीं कर पाएगी।
तो जो महीना होता है उसके 14वें दिन में, 10 से 14वें दिन में ओवुलेशन होता है, ठीक है। ये 4 दिन के दिनों में ओवुलेशन होता है। तो इन दौरान हमें जो है संभोग नहीं करना चाहिए, इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए अगर हम कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं रिदम मेथड, यानी अनुक्रम विधि। ये एक प्राकृतिक तरीका है प्रेगनेंसी से बचने के लिए। मासिक धर्म के बाद 10 से 14 दिन के बीच संभोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, पीरियड्स खत्म होने के 10 दिन बाद और पीरियड शुरू होने से भी 14 दिन पहले हमें उन 10 से 14 दिनों के बीच में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पीरियड शुरू होने के जो 1 हफ्ता होता है, पीरियड खत्म होने के बाद जो 1 हफ्ता होता है और अगले पीरियड आने से पहले जो 1 हफ्ता होता है वो सेफ पीरियड माना जाता है, ठीक है। उसमें अगर बिना प्रोटेक्शन के भी अगर इंटरकोर्स किया जाए तो कंसीव नहीं कर पाती है मदर, ओके। उसके अलावा है अवरोधित मैथुन, योनि में वीर्य को निकालने से पहले बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है। अवरोधित मैथुन का मतलब होता है कि इसमें जैसे ही वीर्य बाहर आने वाला हो उसी टाइम पे पेनिस को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वीर्य अंदर की तरफ नहीं जाता है। अवरोधित मैथुन मतलब योनि में वीर्य से निकलने से पहले ही योनि से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्तनपान से भी गर्भ निरोध की इसमें सहायता मिलती है। जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है ना, जिस टाइम पे वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। वो एक नेचुरल हमारा तरीका है जिस टाइम पे हम कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो ये प्राकृतिक तरीके हैं, इसमें हमने कोई डिवाइस यूज़ नहीं किया, कोई टैबलेट यूज़ नहीं की, ये बस एक नेचुरली हमने यूज़ किया। जैसे कि हम नेचुरली काउंट कर सकते हैं अपना मेंसेस का ड्यूरेशन, और नेचुरल मेथड है कि उसमें इजैकुलेशन जो है, स्पर्म इजैकुलेशन अंदर की तरफ नहीं करवाना है, उसको आने से पहले ही बाहर इजेक्ट करा देना है। और स्तनपान करने से भी गर्भ निरोध में सहायता मिलती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी सहायता मिलती है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। आईयूडी डालने से पहले महिला एसटीआई या एसटीडी, योनि से दुर्गंध, दर्द, खुजली या योनि से जलन महसूस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, इसे इंसर्ट करने से पहले हमें देखना है कि महिला की योनि में ना तो कोई बदबू आ रही हो, ना कोई रिसाव आ रहा हो, ना दर्द हो, ना खुजली हो। इस तरह का कोई भी संकेत नहीं होना चाहिए जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के टाइम पे देखा जाता है। आईयूडी डालने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि उसको इस तरह का कोई भी लक्षण ना आ रहा हो। आईयूडी डालने से पहले महिला गर्भवती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मदर प्रेग्नेंट है और उस टाइम पे ये इंसर्ट करते हैं। हमें देखना है कि आईयूडी को इंसर्ट करने से पहले या कोई भी डिवाइस इंसर्ट करने से पहले हमें देखना है कि जो फीमेल है वो गर्भवती तो नहीं है। आईयूडी डालने की विधि कैसे होती है कि महिला को पहले पेशाब कराना है। कॉपर टी एक निष्फल पैकेज में आता है। तो कॉपर टी जो है एक ऐसे जिस तरह के पैकेट में कॉन्डम आता है ना, उस तरह के पैकेट में कॉपर टी आता है, मतलब एक सैनिटरी पैकेट में आता है, ठीक है। उसे आधे रास्ते में खोलें, ठीक है। उसको थोड़ा सा हमें खोलना चाहिए, ज़्यादा पूरा एकदम से नहीं खोलना चाहिए, आधे रास्ते तक खोलना चाहिए। रोड ट्यूब के अंदर धक्का दें। जो रोड है, ये इस तरह की जो रोड दिखाई दे रही है, इसको ट्यूब के अंदर धक्का देना चाहिए। ये एक तरह की ट्यूब में आती है, इस तरह से आपकी बुक में भी पिक्चर होगा, इस तरह से एक ट्यूब में आती है ये जो कॉपर टी होती है, ठीक है। उसके अंदर धक्का दें और महिला को पीठ पर लिटाएं, घुटने मोड़ें और खुले रखें, ठीक है। तो उसको लिथॉटमी पोजीशन देनी है कि मतलब उसको लिटा के, मतलब या डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, मतलब उसको लिटाना है, घुटने मोड़ना है और घुटनों को खोल देना है। अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ करें। आईयूडी डालते समय महिला को गहरी सांस लेने के लिए बोलना चाहिए। दस्ताने पहनने के बाद निषक्ष के दौरान निष्फल आईयूडी को धीरे धीरे योनि के अंदर डालें, ठीक है। तो धीरे धीरे योनि में अंदर डाल देते हैं। उसके बाद है तार 2 सेंटीमीटर तक गर्भाशय ग्रीवा के बाहर लटका कर रखें। तो ये जो इसमें तार दिखाई दे रहा है ना, ये बाहर की तरफ लटका रहता है, ठीक है। ये तार यहाँ बाहर की तरफ इस तरह से लटका रहना चाहिए, ठीक है। 2 सेंटीमीटर तक गर्भाशय से बाहर ग्रीवा में लटका रहना चाहिए, ठीक है।
धीरे धीरे विक्षक हटाएं, जो इसका ये जो ट्यूब था जिसमें अंदर ये थी उसको हटा दें, हाथों और साबुन को पानी से धो लें। ठीक है, तो ये कॉपर टी पहले इस तरह से बंद तरह की आती है। ठीक है, जो कॉपर टी होती है वो इस तरह से आती है, एक तरह की ट्यूब में रहती है। इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं, इसमें थ्रेड रहता है, ये थ्रेड बाहर की तरफ छोड़ देते हैं और इसको अंदर की तरफ जाके ये इस तरह से ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये किस कॉपर टी किसके अंदर आती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा है स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्शन। स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्शन में यानी उसकी टैबलेट्स वगैरह आती हैं, जैसे कि प्रोजेस्टिन या ईस्ट्रोजन की संतुलित मात्रा व गोलियों को प्रतिदिन खाना पड़ता है। इसमें 28 गोलियों में से 7 गोलियां आयरन की और 21 गोलियां गर्भ निरोध की होती हैं। तो जो स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं उसमें जो है 28 दिन तक हम उनको खाते हैं। ठीक है, 28 दिन तक खाने के लिए फिर अगले टाइम पे इंतज़ार करते हैं। क्यों हम इनको खाते हैं 28 दिन तक, और इसमें 28 दिन में खाने के लिए 21 गोलियां तो गर्भ निरोध होती हैं और 7 गोलियां आयरन की होती हैं। ठीक है, ताकि हम सिर्फ 21 दिन की दवाई नहीं देते गर्भ निरोध करने के लिए, 7 दिन भी साथ में देते हैं, क्योंकि उसको 28 दिन तक खानी है। ये रेगुलरिटी बनाने के लिए उसको हम देते हैं कि कंटिन्यूस खाती रहेगी। ठीक है, इसमें ओरल एल आता है, माला एन आता है और माला डी आता है। ठीक है, तो ये आते हैं स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर। तो क्या क्या है टेम्परेरी जो हमारे मेथड है, उसमें हमने टेम्परेरी में हमारा कॉन्डम है, उसका फीमेल कॉन्डम्स है या डायफ्राम है, टैबलेट्स हैं, रिंग है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं। ठीक है, या कोइटस इंटरप्टस होता है, मतलब वही कि स्पर्म डालने से पहले, निकलने से पहले उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। कैलेंडर रिदम मेथड मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हमें देखना है। ये डायफ्राम होता है इस तरह से पैच भी आते हैं जो हम पेस्ट करते हैं, तो हमारे अंदर हार्मोन का बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते। फीमेल कॉन्डम इस तरह का आता है, नॉर्मल कॉन्डम ऐसा होता है, ओरल पिल्स आती हैं, हार्मोनल रिंग आता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती है, कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जिनको लेके उसको रोका जाता है। इस तरह के इम्प्लांट रोड्स भी आते हैं। ये मेथड हमारा आता है परमानेंट मेथड में। ठीक है, तो ये थे हमारे ये टेम्परेरी मेथड फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसके अलावा हमारा आता है नेक्स्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी में क्या होता है कि संभोग के बाद एथिनाइल ऑस्ट्रिडोल 2.5 mg, पैरामेरिन 15 mg दिन में 2 बार 5 दिन खाना चाहिए। या संभोग के बाद लेवोजेस्ट्रॉल 0.75 mg तुरंत 12 घंटों के अंदर लेना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं कि अगर संभोग कर लिया है, संभोग हो गया है, तो उसके बाद अगर तुमने सेफ पीरियड में संभोग नहीं किया है, या तुमने सेफ इंटरकोर्स नहीं किया है, या कॉन्डम का या प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया है, और गलती से कभी इंटरकोर्स हो गया है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो उस टाइम पे क्या करना है, या तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खानी है, जिसमें कि उसको एथिनाइल लेवोजेस्ट्रॉल 0.75 mg वो खा सकती है। और ये ज़्यादातर जो टैबलेट्स आती हैं, जैसे आई पिल सुना होगा या अनवांटेड 72 सुना होगा, ये सब आती हैं कि हमें इसमें 12 घंटे लिखा है, लेकिन इस तरह की टैबलेट्स आती हैं कि हमें 72 आवर्स के अंदर वो खानी होती हैं। ठीक है, इसके बाद है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, जैसे DMPA, डेम्पा और 150 mg और डेम्पा 300 mg हर 6 महीने मांसपेशियों में लगाया जाता है। NET-EN 200 mg हर 2 महीने में मांसपेशियों में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के इंजेक्शन है कि अगर इनको एक बार लगवा लो तो 2-3 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शंस में तुम रहते हो। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें कोई मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार इंजेक्शन लगाया तो तुम 2-3 महीने तक आराम से निकलते हैं कि कंसीव नहीं कर पाते हैं। DMPA 300 लगता है 6 महीने के लिए, NET-EN 200 mg लगता है 2 महीनों के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है इम्प्लांट इन कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक। लेवोजेस्ट्रॉल लेफ्ट बाएं हाथ में 6 8 सेंटीमीटर एल्बो से ऊपर मासिक धर्म, गर्भपात के बाद या प्रसव के 3 सप्ताह के बाद सबक्यूटेनियस के नीचे लगाया जाता है। ठीक है, ये लेवोजेस्ट्रॉल जो बात कर रहे हैं ये बाएं हाथ में लगेगा। 6 to 7 इम्प्लांट है, एक तरह से इम्प्लांट आता है कि हम इन चीज़ों को अंदर की तरफ लगा देते हैं, अंदर की तरफ इम्प्लांट कर देते हैं। जैसे कि ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, तो इसमें क्या होगा,
ये वाली पिक्चर, ठीक है, ये इम्प्लांट है। तो ये क्या करते हैं, स्किन के अंदर इसको निकाल के स्किन के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन सिक्रीट होता रहता है और प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाती। तो इसमें लेवोनोजेस्ट्रॉल बाएं हाथ में लगाते हैं, 6 to 8 सेंटीमीटर एल्बो से ऊपर, मासिक धर्म या गर्भपात के बाद या प्रसव के 3 सप्ताह के बाद सबक्यूटेनियस में नीचे लगता है, ठीक है। तो ये इम्प्लांट नीचे की तरफ लगता है सबक्यूटेनियस लेयर से, ठीक है। इसके बाद आते हैं परमानेंट मेथड। देखो परमानेंट मेथड में सिर्फ 2 ही मेथड होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टमी, एक होता है वेसेक्टमी, ठीक है। परमानेंट मेथड समझो कि नाम से ही है, अगर एक बार परमानेंट मेथड का यूज़ कर लिया तो उसके बाद फिर कभी भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो परमानेंट पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए ही हो गया है, फिर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते, वो आते हैं परमानेंट मेथड में। तो परमानेंट मेथड में 2 ही मेथड है, एक है ट्यूबेक्टमी, एक है वेसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी होती है फीमेल्स के अंदर, ये आप लिख लेना, जो ट्यूबेक्टमी होती है वो होती है फीमेल्स के अंदर, और जो वेसेक्टमी होती है वो होती है मेल्स के अंदर, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है कि उनकी फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवम बाहर नहीं आ पाता, और मेल में होता है कि उनके वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये फीमेल में होती है ट्यूबेक्टमी, मेल में होती है वेसेक्टमी। स्त्री बद्धकरण डिंब वाहिनी के मार्ग में रुकावट डालकर स्त्री को संतान पैदा ना होने देना। तो डिंब वाहिनी यानी उसकी फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ये स्त्री बंधक है कि उसकी काट देते हैं या उसमें रुकावट डाल देते हैं, जिसकी वजह से स्त्री जो है संतान पैदा नहीं कर पाती है। स्त्री बद्धकरण का समय होता है प्रसूति काल में, स्वस्थ अवस्था में कभी भी, या एमटीपी के साथ स्त्री बद्धकरण कर सकते हैं, या तो उसका कोई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ हो तब कर सकते हैं, या उसके प्रसूति काल में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। पुरुष बद्धकरण जो पुरुषों में होता है वो होता है कि वास डिफरेंस को काट देते हैं, कटे हुए सिरों को बांध देते हैं। पुरुष में बद्धकरण स्त्री बद्धकरण की तुलना से अधिक सुरक्षित होता है, ठीक है। तो जो पुरुषों का बद्धकरण होता है वो स्त्री बद्धकरण की तुलना से अधिक सुरक्षित है, और पुरुष में कभी भी बद्धकरण किया जा सकता है, इनके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, पुरुषों में कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पिक्चर्स हैं, ये जो है पहली वाली ये है ट्यूबेक्टमी। देखो इसमें ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको बीच में से कट कर दिया है, ठीक है। तो देखो 2 तरीके होते हैं, जैसे ये अगर एक ट्यूब जा रही है, मैं इसको बीच में से बांध भी सकती हूँ, ठीक है। इसको अगर मैंने बीच में से बांध दिया तो भी इसमें रुकावट आ जाएगी, या फिर मैं इस ट्यूब को अगर बीच में से कट ही कर दूँ तो भी इसमें रुकावट आ जाएगी, ठीक है। मैंने बीच में से अगर इसको काट दिया तो, ठीक है, या मैं इसको बिना काटे बीच में से बांध भी सकती हूँ, ठीक है। और अगर काट दिया है तो दोनों सिरों को बांधना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने इसे काटा है तो इस सिरे को भी मुझे बांधना पड़ेगा, यहाँ पे भी बांधना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है ट्यूबेक्टमी, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, और ये होती है वेसेक्टमी, इसमें वास डिफरेंस को सेम, ये जो जहाँ से स्पर्म बाहर निकल के आ रहा है तो उसको कट कर दिया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब को अगर कट कर दिया तो ओवम निकलेगा यहाँ से और फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा, जिससे कंसीव नहीं कर पाएगी। और अगर वेसेक्टमी कर दिया है तो स्पर्म जो है वो बाहर की तरफ इजैकुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मदर कंसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये आते हैं परमानेंट मेथड के अंदर। नर्सिंग केयर क्या क्या करते हैं, योग्य दंपति का पंजीकरण कराना चाहिए, रजिस्ट्रेशन